इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के सामने वो 16,000 मुलाजमीन जिन्हें 17 अगस्त 2021 के अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ इदारों से एक फैसले के जरिए, एक ऑर्डर के जरिए जो है वो निकाल दिया गया। आज उस फैसले के खिलाफ जो 16,000 मुलाजमीन 17 अगस्त के फैसले से के बाद जो है वो उन्हें निकाल दिया गया था, उस फैसले के खिलाफ फेडरेशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर पहली समाअत हुई है। आज अदालत में जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी की दरख्वास्त जो फेडरेशन की जानिब से दायर की गई उस पर पहली इब्तदाई समाअत की है। फेडरेशन की तरफ से अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद जो है आज अदालत में पेश हुए और जो फैसला था अदालत का 17 अगस्त का, उसके खिलाफ जो है उन्होंने दलाइल दिए। आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, अदालत ने क्या फैसला सुनाया, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। आज अदालत ने जो एक इस्तदा की गई कि जो 17 अगस्त का फैसला है सस्पेंड किया जाए ताकि ये जो फैसला है जिस पर मुल्क के मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं उन्होंने अमल दरामद का आगाज कर दिया है, वो अमल दरामद रुक सके और जो मुलाजिम जिन्हें निकाल दिया गया है वो दोबारा से अपने महकमों में वापस जा सकें, वो बहाल हो सकें। ये इस्तदा तो अदालत ने आज मुस्तरद कर दी है। वक्ती तौर पर जो 17 अगस्त का फैसला है वो अदालत की तरफ से जो है वो उसके खिलाफ हुक्म इम्तना या स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया। लेकिन रिलीफ जो है, जो मुलाजमिन यहाँ पर आज हजारों की तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पहुंचे हैं, ये आप देख सकते हैं कि वो सरकारी मुलाजमिन हैं जो 16,000 तो बरतरफ किए गए हैं, लेकिन तकरीबन आधी तादाद में यहाँ पर मुलाजमिन यहाँ पे पहुंचे, आधी नहीं तो 5-6 हजार मुलाजमिन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन रिलीफ अदालत ने इनको आज इतना जरूर दिया है कि आम तौर पे हम ये देखते हैं कि नजरसानी का जो भी केस होता है उसमें अदालतें पहली समाअत पर नजरसानी की दरखास्तों को डिसमिस कर देती हैं, खारिज कर देती हैं और अदालत की तरफ से कहा जाता है कि नजरसानी का जो केस है उसमें इतना स्कोप नहीं बनता। आप हमारे फैसले में अगर कोई गलती रह गई है, उसमें कोई लकुना है, उसमें कोई लीगलिटी है, उसकी निशानदेही करें तो हम केस सुनने के लिए तैयार हैं। शाज़ो नाज़र ऐसे देखा गया है कि नजरसानी की दरखास्त को समाअत के लिए एक्सेप्ट किया जाए, इब्तदाई समाअत के लिए कबूल कर लिया जाए। तो आज रिलीफ जो मुलाजमिन यहाँ पर पहुंचे हैं, पहली समाअत हो रही थी नजरसानी की दरखास्त पर, उन्हें रिलीफ ये मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद के दलाइल सुनने के बाद जो मुतलका फ्री कैन हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं और जो मुतासरा हैं सरकारी मुलाजमीन जो 17 अगस्त के फैसले के बाद या तो निकाल दिए गए हैं या जिन पर अभी भी तलवारें लटक रही हैं कि उन्हें महकमों से निकाल दिया जाएगा, उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि आइंदा समाअत जो 2 हफ्तों के बाद होगी, अगर वो फ्रीक बनना चाहते हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आज कमरा अदालत में अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब की तरफ से, रजा रबानी की तरफ से, पाकिस्तान पीपल पार्टी के और एक और रहनुमा है नैयर बुखारी की तरफ से, एक और भी वकील अदालत में मौजूद थे मुलाजमीन के इफ्तिखार गिलानी, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर आप फैसला सस्पेंड नहीं करेंगे तो जिन लोगों को, जिन मुलाजमीन को निकाल दिया गया है उनके खिलाफ जो है वो एडवर्स जो है वो एक्शन लिए जा रहे हैं। जो सरकारी मकानात उन्हें अलॉट किए गए थे वो मकानात उनसे खाली करवाए जा रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन को सरकारी घरों से बेदखल किया जा रहा है। तो अगर आप सस्पेंड नहीं करेंगे तो बहुत सारा जो है वो नुकसान हो सकता है। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि चले हम फैसला सस्पेंड नहीं करते, हम आपको इतना रिलीफ दे सकते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें जो घरों से निकाला जा रहा है, इस हद तक जो है हम जो मुतलका अथॉरिटीज हैं उन्हें डायरेक्शन जारी कर देते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को उनके घरों से बेदखल ना किया जाए। इसके साथ साथ आज अदालत ने जहां तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी किए हैं और जो हुक्मनामा अदालत की तरफ से पास किया गया है 29 नवंबर से जो शुरू होने वाला अदालती हफ्ता है, उस हफ्ते से जो है वो इस मुकदमे की समाअत का आगाज होगा और अदालत का ये भी कहना है कि हम रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे और इस केस को जल्द अज जल्द जो है वो डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ, जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया कि अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद की तरफ से दलाइल दिए गए, तो अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने इस नुक्ते पर जो 17 अगस्त की जो जजमेंट है उस पर स्ट्राइक किया, उस पर एतराज उठाया कि अगर किसी भी ऐसे केस के अंदर जहां अदालत चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो किसी कानून का जायजा लेती है या किसी कानून की प्रोविजन का जायजा लेना होता है तो जरूरी होता है कि उस केस में अटॉर्नी जनरल को मुआवनत का नोटिस जारी किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं 27A के तहत जो है वो नोटिस जारी करना जरूरी होता है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो कानून जिसके जरिए वो मुलाजमीन जिन्हें फारिग कर दिया गया था, माजी में निकाल दिया गया था और इस कानून के जरिए वो मुलाजमीन बहाल हुए थे, इस कानून को सेटिसाइड करने से पहले अटॉर्नी जनरल ऑफिस को या अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी नहीं किया गया, तो ये नोटिस जारी करना जरूरी था। दूसरा, अटॉर्नी जनरल का अदालत में यह भी कहना था कि ये जो अदालत की तरफ से फैसला दिया गया है इससे 16,000 जो मुलाजमीन हैं वो अफेक्ट हुए हैं और 16,000 मुलाजमीन के अफेक्ट होने का मतलब यह है कि 16,000
फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं। लेकिन ये फैसला देने से पहले उन्हें नोटिस करके उनका मौक़िफ़ भी सुना जाना चाहिए था, उनसे भी पूछा जाना चाहिए था कि ये जो मामला अदालत में उनसे मुतल्लिक ज़ेर समाअत है उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। आर्टिकल 10 ने का भी तकाजा था कि उन्हें फेयर ट्रायल का जो है वो हक मिलता, वो उन्हें अपनी बात करने का मौका मिलता, लेकिन ये भी नहीं किया गया। इसके बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद का अदालत से ये भी कहना था कि जो आइन के आर्टिकल 240 है 242 है उनकी भी जो है वो खिलाफ वर्जी की गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। और उनका ये भी कहना था कि जो कानून सैक एम्प्लॉइज के हवाले से बनाया गया था, जिसे सेटिसाइड किया गया, उसकी बहुत सारी प्रोविजन का जायजा नहीं लिया गया, उसे अदालत के सामने उस तरह से आर्गू नहीं किया गया। तो ये ऐसे पहलू हैं अदालत की जजमेंट के, 17 अगस्त की जजमेंट के, जिनका जायजा लेना इंतहाई जरूरी है। इसके बाद जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस उमरता बंदियाल, उनके साथ जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी बेंच में शामिल थे। तो जस्टिस उमरता बंदियाल का यह कहना था कि इस कानून के जरिए 16,000 मुलाजमीन मुस्तफीद हुए थे। यानी जब यह कानून बनाया गया था तो 16,000 वो मुलाजमीन जो पहले इदारों से निकाले गए थे वो दोबारा से बहाल हो गए थे, लेकिन 16,000 मुलाजमीन जब यह केस सुना गया तो अदालत के सामने नहीं थे। तो क्यों ना हम इस नजरसानी की दरखास्त को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लें और हम नोटिस भी जारी कर देते हैं और पब्लिक नोटिस भी जारी करेंगे कि जो मुतासरा लोग हैं वो भी अदालत में आकर फरीक करने, मुतासरा जो मुलाजमीन है वो अदालत में फरीक बनने की दरखास्त दे सकते हैं। इसके बाद जस्टिस उमरता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से एक सवाल पूछा कि ये जो नजरसानी की दरखास्त आपने अदालत में दायर की है, फेडरेशन की तरफ से दायर की गई है, इसमें फेडरेशन का मौक़िफ़ क्या है, फेडरेशन अदालत से क्या रिलीफ चाहती है, फेडरेशन अदालत से प्रेयर क्या कर रही है। तो क्या उन्होंने बल्कि ऑप्शन भी 3 दिए जस्टिस उमरता बंदियाल ने कि क्या आप जो कानून जिसे सेटिसाइड किया गया है उस कानून को बहाल कराना चाहते हैं, क्या आप जो मुलाजमीन जो है वो इफेक्टीज हैं उन तमाम मुलाजमीन को बहाल कराना चाहते हैं, या उसमें से तीसरा जो ऑप्शन दिया गया कि आप पार्शली जो है वो चाहते हैं कि कुछ मुलाजमीन बहाल हो जाएं और कुछ ऐसे मुलाजमीन जो बहाल नहीं हो सकते वो अपनी जगह पर जो है वो सैकी रहें, बरतरफी रहें। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी जो बुनियादी जिम्मेदारी है फेडरेशन के वकील होने के नाते और अटॉर्नी जनरल होने के नाते, मेरी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है कि मैं कानून को प्रोटेक्ट करूं। अदालत में अगर किसी कानून को चैलेंज किया जाता है तो उस कानून को के डिफेंस के हवाले से अपने दलाइल पेश करूं। उन्होंने कहा कि मैं तो कॉम्बिनेशन चाहता हूं कि कानून भी जो है वो बहाल हो जाए, कानून को भी प्रोटेक्ट कर लिया जाए, जो मुलाजमीन हैं वो भी बहाल हो जाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा बहाल हो जाएं। मैं ये पूरा कॉम्बिनेशन चाहता हूं जो आपने 3 ऑप्शन दिए हैं। इसके बाद जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि कानून तो सिर्फ उसी हद तक बहाल होगा जिस हद तक हम देखेंगे कि वो स्ट्राइक डाउन हो सकता है, नहीं हो सकता। पूरा अगर कानून बहाल होना होगा तो पूरा हो जाएगा, अगर किसी हद तक करना होगा तो किसी हद तक हो जाएगा, लेकिन अगर स्ट्राइक डाउन करना हुआ तो वो जो पहले का फैसला है उसी फैसले को हम बरकरार रखेंगे। फिर जस्टिस उमरता बंदियाल जो है वो मुखातिब हुए अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद से, उनसे कहा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो एक मूव है, ये जो नजरसानी की दरखास्त फेडरेशन की तरफ से दायर की गई है, ये बज़ाहिर लगता है कि एक पॉपुलस मूव है फेडरेशन की, और हर शहरी आज़ाद है। अगर किसी ने खैरात करनी है, चैरिटी करनी है तो हर शहरी अपनी जेब से चैरिटी कर सकता है, लेकिन रियासत का जो पैसा है वो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा होता है, तो रियासत के पैसे से खैरात जो है वो नहीं की जा सकती। बज़ाहिर ये जो मूव लगती है वफाकी हुकूमत की, फेडरेशन की, ये लीगल नहीं बल्कि एक पॉपुलस जो है वो मूव लगती है। इसके बाद चूंकि एक बड़ा क्रिटिकल सा सवाल था, क्रिटिकल के रिमार्क्स थे जस्टिस उमरता बंदियाल के, तो फिर अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब ने कहा कि अगर कानून 2011 में आप सस्पेंड कर देते, कलअदम कर देते, तो इतना इशू क्रिएट ना होता जितना अब 2021 में जाके आपने कानून को जो है वो सेटिसाइड किया है। अगर सेटिसाइड करना था तो 10 साल पहले कर लेते। 10 साल गुजर चुके हैं और 10 साल के बाद बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जो अपनी रिटायरमेंट की एज तक पहुंच चुके थे, जिनकी रिटायरमेंट जो है वो मैच्योर होने जा रही थी। दूसरा उनका ये भी कहना था कि ये जो मुलाजमीन अदालती फैसले से मुतासरा हैं, इफेक्टी हैं, ये ना मौजूदा हुकूमत ने भर्ती किए थे और ना ही मौजूदा हुकूमत ने माजी में इन्हें इनकी नौकरियों से, इनके ओहदों से बरतरफ किया था। और लेकिन अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद का यह कहना था कि 16,000 ये मुलाजमीन का केस नहीं बल्कि 16,000 खानदानों का केस है। एक एक घर में एक एक कमाने वाला होता है, एक एक नौकरी पे होता है, पूरे कुंबे को, पूरे खानदान को, पूरे घर को वो चलाता है। तो सिर्फ 16,000 मुलाजमीन को ना देखा जाए, 16,000 खानदानों को देखा जाए कि ये 16,000 खानदानों का केस है। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें दलाइल देने का मौका दें, हमें अपना मौक़िफ़ देने का मौका दें, दीगर फरीकैन जो इस केस से वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं, उन्हें भी अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। उसके बाद अगर अदालत समझती है तो जो पहला फैसला है 17 अगस्त का, बेशक उसे बरकरार रखना है, रखें, लेकिन पहले मौक़िफ़ सुन लिया जाए कि किस ग्राउंड्स के ऊपर, किन लीगल पॉइंट्स के ऊपर हम 17 अगस्त के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। फिर उनका यह भी कहना था
اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب کا، لیکن اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ ایک آرڈر ڈکٹیٹ کروایا جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایک تو جو حکم امتناع ہے، جو فیصلہ ہے، اس کے خلاف اسٹے آرڈر جاری نہیں کر رہے، لیکن ہم اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنیں گے اور زیادہ کوئی لمبی تاریخ بھی نہیں دیں گے۔ اگلے ہفتے کہا کہ ہمارا بینچ دستیاب نہیں ہے، تو اس سے اگلے ہفتے جو 29 نومبر سے شروع ہونے والا ہفتہ ہے، اس ویک سے جو ہم اس کیس پر باقاعدہ سماعت کا آغاز کریں گے۔ اگر اسپیشل بینچ بنانا ہوا تو اسپیشل بینچ بنا دیا جائے گا، لیکن اگر ریگولر بینچ میں سننا ہوا تو مارننگ 9:30 بجے سے اس کیس کی سماعت کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا۔ لیکن اٹارنی جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری، رضا ربانی اور بھی وکلا جو ان سارے ملازمین یہاں پر موجود ہیں، انہیں عدالت میں جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے عدالت سے بار بار استدعا کی گئی کہ آپ بے شک روزانہ کی بنیاد پہ سنیں، بے شک 2 ہفتوں کی تاریخ دے دیں، لیکن ان ملازمین کو نکالنے کے بعد جو سرکاری ادارے ہیں ان کا کام بھی افیکٹ ہوا ہے، وہاں پر ان لوگوں نے نئے لوگوں کو بھرتی کرنا ہے، نہیں بھرتی کرنا، کنفیوژن کا شکار ہیں، یہ لوگ دوبارہ بحال ہوں گے نہیں بحال ہوں گے، تو اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے اگر عدالت جو ہے وہ اپنا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اسٹے آرڈر جاری کر دے تو ایک مناسب فیصلہ رہے گا۔ لیکن جسٹس قاضی امین صاحب نے اس پر ریمارک دی ہے کہ ہم کھلے دن کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ جو اس کیس کو سن رہے ہیں، اور ابھی اتنی جلدی جو ہے ہم اس پر جو ہے وہ حکم امتناع نہیں دے سکتے، اپنے فیصلے کو معطل نہیں کر سکتے۔ آج پہلی سماعت ہے، ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں، جتنے بھی متعلقہ فریقین ہیں جو اس کیس میں پارٹی بنیں گے، اپنی درخواستیں لے کر آئیں گے، یا جو فیڈریشن کا مقدمہ ہے اس میں وہ اپنی جو تحریری گزارشات، معروضات یا جوابات ہیں وہ جمع کرا سکتے ہیں، اور جب تمام چیزیں ریکارڈ پر آ جائیں گی اس کے خلاف اس کے بعد جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ بیسس پر اس کیس کو سنا جائے گا۔ پھر نیر بخاری اور رضا ربانی بھی ہے روسٹرم پر آ گئے، ان کی طرف سے عدالت کے نوٹس میں ایک اور بات لائی گئی کہ یہ صرف اسٹے آرڈر کا ایشو نہیں ہے، ہم صرف اسٹے آرڈر اس لیے نہیں چاہتے کہ اس کے بعد جو ملازمین ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہزاروں ملازمین کا یہ کیس ہے، اور اس فیصلے کے بعد جو متعلقہ فنکشنریز ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کی طرف سے جہاں ملازمین کو اداروں سے نکال دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سرکاری مکان جو انہیں الاٹ کیے گئے تھے وہاں سے بھی انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ تو جب گھروں سے بے دخل کر دیا جائے گا، نوکری سے بے دخل کریں گے تو گھر چلے جائیں گے، لیکن اگر گھروں سے بے دخل کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو کم از کم جو ہے اگر آپ نے ریلیف نہیں دینا تو اس حد تک جو ہے ملازمین کو ریلیف جو ہے وہ دے دیا جائے۔ تو اس پر عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ ریلیف ایسا ہے، یہ تو ہم گرانٹ کر سکتے ہیں، اور اگر حکومت چاہتی ہے یہ جو ملازمین افیکٹیز ہیں ان کو فائنینشلی طور پہ اسسٹ کرنا چاہتی ہے، فیڈریشن کر سکتی ہے۔ لیکن جسٹس قاضی امین نے کہا کہ جو پاکستان ہے، کیونکہ جو آتھر جج ہیں وہ قاضی امین ہیں، ان کے ساتھ جسٹس امین الدین خان بھی شامل تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 16,000 ملازمین کا ملک نہیں بلکہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس ملک میں چیریٹی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی، شفافیت کو دیکھنا ہے، میرٹ پہ دیکھنا ہے، کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھلے دل کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کیس کو ہم سنیں گے، لیکن فی الحال جو حکم امتناع ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جسٹس عمر رضا بندیال نے بھی کہا کہ میرے جو ساتھی ججز ہیں جو میرے رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چونکہ آتھر جو بینچ تھا اس میں شامل تھے، تو میں بھی انکلائن نہیں ہوں، ان کا جو نقطہ ہے، ان کا جو کہنا ہے، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسی کو میں پریفر کروں گا، اور حکم امتناع جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ ابھی یہ ابتدائی سٹیج ہے، جو ریلیف ہم نے دینا تھا وہ دے دیا ہے، اور ابھی یہ کیس جو ہے وہ ابھی امیچور ہے، اس سٹیج کے اوپر جو ہے ہم اتنا بڑا ریلیف جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب نے ایک اور نقطہ عدالت کے سامنے رکھا کہ اگر آپ سسپینشن نہیں کرنا چاہتے تو اس حد تک آپ کر دیں کہ جو ملازمین ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں اس فیصلے سے، انہیں ان کے محکموں میں کام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اس پر بھی جب فیصلہ عدالت کی طرف سے ڈکٹیٹ کیا گیا، لکھوایا گیا، تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی گئی، لیکن یہ ضرور کہا گیا اٹارنی جنرل سے کہ آپ نے جو کرنا ہے، جو آپ نے ایک پوائنٹ نیا عدالت کے سامنے ریز کیا ہے، اگر آپ نے اس حوالے سے کچھ کرنا ہے کرتے رہیں، اگر وہ آپ کو اپنی سروسز دیں گے تو آپ کو ان کا معاوضہ جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کیس کی جو سماعت ہے وہ 29 نومبر سے شروع ہونے والے عدالتی ہفتے تک جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ ساری آج کی تفصیلات، ہمارے ساتھ ملازمین موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آج کے عدالتی فیصلے پر وہ کیا کہتے ہیں۔ کوئی بات کرنا چاہے گا آ کے ہمارے ساتھ مختصر سی؟ کیونکہ کچھ ریلیف تو آپ کو ملا ہے، عدالت نے نوٹس جاری کر دینا، ریویو پٹیشن کو ابتدائی سماعت کے لیے ایکسیپٹ کر لینا، یہ آپ لوگوں کی ایک بڑی ابتدائی کامیابی ہے۔ کیا کہتے ہیں آج کے عدالتی فیصلے کے اوپر؟ ریلیف تو آپ کو ملا ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ ریلیف ملا ہے اور ہمیں امید بھی ہے سپریم کورٹ سے انشاءاللہ تعالی انصاف بھی ملے گا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 20 کے قریب ملازم جو ہیں وہ 20 کے قریب ملازم فوت ہو چکے ہیں، یعنی وہ 50 سے اوپر کے ملازم ہیں، جو میرا خیال ہے شاید دنیا میں پہلا فیصلہ ہوگا یا جو اس طریقے کا
पर आप आज के फैसले से मुतमिन हैं कि आप मुतमईन है, कुछ हमें मुतमईन है जी इंशाल्लाह। कानून भी एक चीज़ है, अल्लाह पाक जिंदगी दे जुडिशरी को। इन्होंने अगर ये फैसला किया है तो बेहतर किया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, अगर ये मुनासिब फैसला कर लें तो हम गरीब लोग दुआएं दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम। मैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप भाइयों का और बाकी अपने जस्टिसेस का और अपनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह आप लोगों ने हमें बताया कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारी जो तकलीफ है उसे रियलाइज किया। इसके लिए अगेन तमाम साथियों की तरफ से शुक्रिया कहते हैं। सेकेंडली ये है कि जहाँ पे जस्टिस साहबान ने भी और सब ने रियलाइज किया कि ये एक ज्यादती हुई है, और बात 16,000 मुलाजमीन की नहीं बल्कि उनके 16,000 17,000 खानदानों की है, जो कमो बेश तकरीबन लाख से 1.5 लाख बंदा बनता है, फैमिली पर्सनस बनते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारा एक था कि मुआशी कत्ल, वो ये था कि अगर आप 15-16 हज़ार को फारिग करते हैं तो ये 1.5 लाख बंदों को आप मार रहे हैं। तो जिस पे आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, फॉर दैट थैंक्स। इसके अलावा जस्टिस साहबान ने आज उसको रियलाइज करते हुए हमारी पटिशन को एक्सेप्ट किया। हुकूमत में अटॉर्नी जनरल साहब ने हमें सपोर्ट किया, थैंक यू। मैं एजुकेशन से डिपार्ट करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ। हमारे 650 बंदे जो हैं अफेक्ट हुए हैं आज इससे। हमें मेरा LDC, मैं एज LDC काम कर रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे टीचर्स, क्लरिकल स्टाफ सफर कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अगेन हमारे साथ ये है कि कुछ मराहत चाह रहे हैं, लेकिन टाइम पहले ज्यादा पूरा हो चुका है। एक लफ्ज अगेन के जहाँ पे आपने एक रिलीफ दिया है मकानात का, वहाँ पे टिल द डिसीजन जो क्या नाम है हमारे एम्प्लॉयज हैं जिन्हों से फारिग कर दिया गया, घरों में भेज दिया गया, रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट से उन्हें रिकॉल करके अपनी ड्यूटीज पे करें इंशाल्लाह। साहब ने कह दिया कि अगर महकमे उस चीज को ज़ेरे गौर लाते हैं तो वो कर सकते हैं अगेन। लेकिन बहरहाल जैसे अभी भाई बता रहे थे कि महकमा एजुकेशन में है, वहाँ पे LDC थे, तो बहुत सारे मुलाजमीन जो इस फैसले से 17 अगस्त के फैसले से अफेक्ट हुए थे, उसमें ज्यादा तादाद ऐसे ही मुलाजमीन की है जो निचले दर्जे के हैं, जो ज्यादा कोई बड़े ग्रेड के आला अफसरान नहीं है, जो इस फैसले से अफेक्ट हुए हैं। और इसलिए हमने देखा कि यहाँ पर आज शारा दस्तूर पर जो रश लगा हुआ था, उसमें तमाम जो लोग नजर आ रहे थे वो दिखाई दे रहा था अपने पहनावे से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरह से वो परेशान दिखाई दे रहे थे, परेशान हाल उनके चेहरे थे कि वो कोई ज्यादा कोई असुदा हाल नहीं, बल्कि गरीब फैमिलियों से उनका ताल्लुक है, मतवसत भी नहीं कह सकते। तो बहरहाल आज रिलीफ के लिए आए थे, जितना हो सका अदालत ने रिलीफ दिया, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा जब इस केस की समाअत होगी, रोजाना बेसिस पर इस केस को सुना जाएगा, कोई अच्छी खबर इन मुलाजमीन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलेगी। तो आपसे इजाजत चाहते हैं, आपके फीडबैक का इंतजार भी रहेगा। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर प्रेस करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, सो नाइस सर।